हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो आज क्या स्टार्ट करना है? आज जो है आज से क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि जो है चैप्टर जो है वो मोस्टली फिनिश हो गया है। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से अपना काम है कि जो है अनसॉल्व जितने भी हैं उसको सॉल्व करा दिया जाए। और आपको जो प्रॉब्लम होगी आप जो है कमेंट में मुझे बताइएगा। तो चलते हैं, आज कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या, ये कोशिश की जाएगी कि सारे के सारे अनसॉल्व को सॉल्व कर दिया जाए। और 2 या 3 लेक्चर इसके लिए भी लगेगा, ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन करना है तो आपको क्वेश्चन डिटेल में बताना भी है। क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, क्वेश्चन बताने में टाइम लगेगा। तो हम देखते हैं, ठीक है। उसके पहले एक लास्ट न्यूमेरिकल बचा हुआ है वोल्ट मीटर अमीटर से, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, तो वो कर लेते हैं। उसके बाद से हम अनसॉल्व क्वेश्चन के 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना रखा है, मैं उसको बना देता हूँ। ये क्या है? एग्जाम्पल है, कौन सा नंबर? 4.13। ओके। तो यहाँ पे एक फिगर बना रखा है, इसको ए से प्रेजेंट किया। एक्चुअली ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है। क्वेश्चन में क्या बोला है? इन द सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द एमीटर शोन, ठीक है, इज अ गैल्वेनोमीटर। यानी कि इस एमीटर को हम ट्रीट करेंगे एज अ गैल्वेनोमीटर। ओके। विद द रेफरेंस रेजिस्टेंस लेना है आपका, इसको अगर हम गैल्वेनोमीटर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि एमीटर जो शोन कर रहा है उसको ट्रीटेड एज अ गैल्वेनोमीटर विथ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आर जी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 ओम। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक ओपन कर लें, नहीं भी है तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो एक फिगर बनाया हुआ है, उसमें आपको पहला क्वेश्चन ये बोला है कि इसमें ये 3 ओम है, उसके क्रॉस जो है वो यहाँ पे अमीटर कनेक्टेड है, इसको ट्रीटेड एज अ गैल्वेनोमीटर करना है यानी, और उसका रेजिस्टेंस कितना लेना है? 60 ओम। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द करंट। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू वी, कितना अप्लाई किया हुआ है क्वेश्चन में? 3 वोल्ट। ओके, तो आई बराबर क्या होता है? वी अपॉन में आर टोटल कर दो। ठीक है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस ये है और ये आपका मीटर टेट है गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होगा। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में अटैच हैं। तो सीरीज में अगर अटैच है तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? R टोटल निकालने के लिए दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 प्लस आर जी कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है, तो 63 हो जाएगा आर टोटल, बिकॉज ये क्या है? इन सीरीज। ठीक है, अब उसके बाद से सीरीज के हिसाब से R1 प्लस R2 लिखेंगे। आई निकालना, आई निकाल दो। वी कितना दिया हुआ है? 3, और आर टोटल कितना आया है? 63। 1/21 एम्पियर डिवाइड कर लेंगे तो जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? आगे बोल रहा है कि इज अ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब, ओके, बट कन्वर्टेड इनटू अ अमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को अगर हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो मैंने कल बताया था या इसके पहले वाले लेक्चर में जब भी हमने पढ़ाया इसको, तो मैंने बताया था कि जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस 60 ओम है। ठीक है, ओके। अगर हमको इसको एमीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, ये है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके पैरेलल में क्या करना पड़ेगा? इसका वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एमीटर इज अ डिवाइस विच यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ करंट। अब करंट मेजर करने का मतलब है कि डिवाइस स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट मेजर कर ले तो वो बेस्ट डिवाइस होता है। यानी एमीटर का काम ये है कि करंट को मेजर करना। स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को कौन मेजर करेगा? यानी कि जिसकी, देखो, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट वहां फ्लो होगी जहां रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी? वेरी लो होगी, तो वो क्या करेगा? करंट को अपोज नहीं करेगा, यानी कि मिनिमम करंट भी फ्लो उससे पता चल जाएगा। तो उस केस में क्या दिमाग लगाना था? रेजिस्टेंस वैल्यू को घटाना है। घटाना है तो हम क्या करेंगे? एक ऐसा रेजिस्टेंस लेंगे जो इसके क्रॉस ऐड करेंगे। कहाँ? पैरेलल में कि सीरीज में? सीरीज में जोड़ोगे कोई भी रेजिस्टेंस तो वो वैल्यू को बढ़ाएगा। पैरेलल में हम क्या करेंगे? एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देंगे,
और जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो शंट रेजिस्टेंस जोड़ेंगे उसकी वैल्यू दिया हुआ है 0.02। और शंट रेजिस्टेंस कभी भी बोला जाए तो शंट मतलब ये होता है कि लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो हमने इसको जोड़ दिया। अब ये ठीक है, एमीटर बन गया। अब इसका हम टोटल निकालेंगे, आर टोटल। तो क्या हो जाएगा, देखो, या तो फिर ऐसे कर लो 1/r इज इक्वल टू, नहीं तो फिर r इज इक्वल टू R1 R2 अपन R1 प्लस। तो 1/r टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2। R2 मतलब RS, R1 मतलब RG। 1/60 प्लस 1/0.02। ठीक है, ऐसा ही है कुछ। तो चलते हैं सॉल्व कर लेते हैं इसको 1/RT। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, नीचे कैल्शियम ले लेंगे 60 इंटू 0.02 अपॉन में 60 प्लस 0.02। कैसे किया पता है ना, इसका कैल्शियम ले लिया, इससे ये कैंसिल हुआ, ये बचा, इसको यहाँ लिख दिया, इससे ये कैंसिल हुआ, ये बचा, इसको यहाँ लिख दिया। अब इसको उलट देंगे, आर टोटल इज इक्वल टू 60 इंटू 0.02 अपॉन में 60 प्लस 0.02। टोटल वैल्यू सॉल्व करने पे मैं देख के लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आई है 0.02 ओम। अब ये वैल्यू क्या हो गई, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया किसका, जब हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वेरी लो हो गई। अब इसके थ्रू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, पास कर जाएगी कि रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी लो हो गई। अब वो मेजर कर लेगा आसानी से। यही तो समझना इसमें, यही ट्रिक है। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब आई कैलकुलेट करना है, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन में, ठीक है, आर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और है इसमें, देखिए, हाँ, वी अपॉन में आर टोटल कर लीजिए। तो वी कितना दिया है, 3। और देखिए ये तो इस सेक्शन को, ये गैल्वेनोमीटर, इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, पूरा इस पूरे सेक्शन को इसके क्रॉस क्या लगा दिया, शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। ये एज अ ट्रीटेड, जब इनिशियली इसको ट्रीटेड एज अ गैल्वेनोमीटर किया गया तो उस केस में ये करंट आया। अब गैल्वेनोमीटर से एमीटर में किया तो इसके क्रॉस शंट लगाया। अब इसका टोटल वैल्यू कितना आया, 0.02, यानी इसकी टोटल वैल्यू आ गई 0.02। ठीक है, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस ऐसे समझो। ठीक, अब ये जो 0.02 इसके साथ 3 ओम के साथ, ठीक है, क्या है, सीरीज में है, तो आर टोटल कितना हो जाएगा, 3 प्लस 0.02, 3 अपॉन में 3.02, नियर अबाउट 1 एम्पियर के आसपास आया है, 0.99 एम्पियर के आसपास आ गया। अब अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि अगर अमीटर आपका आइडियल केस हो जाए, ठीक है, आइडियल केस में यही होगा कि सारी की सारी, ठीक है ना, देखो ये रेजिस्टेंस तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हो जाएगा, सिंपल जो यहाँ पे आप शंट रेजिस्टेंस लगा रहे हो वो वैल्यू लो, वेरी लो रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस क्या कर दो, जीरो कर दो। क्या कर दो, जीरो कर दो। तो जब जीरो इसके क्रॉस लगाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो रास्ते हैं, एक, ठीक है, ये आर है, ये इसका रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाए और इसका रेजिस्टेंस बहुत, मान लो इसके रेफरेंस में ज्यादा है, मान लो 60 ही है, तो करंट किस पाथ को फॉलो करेगा, जहां रेजिस्टेंस लो होगा, तो वो इससे फ्लो कर जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो फॉर यहां लिखेंगे सी में, फॉर आइडियल एमीटर, ठीक है ना, स्पेलिंग मत देखिएगा, AMM होता है। तो आइडियल एमीटर के लिए जो शंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, या स्मॉल आर एस लिख दीजिए, स्मॉल आर एस इसलिए क्योंकि वैल्यू लो होती है, तो आर एस जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी जो ये वैल्यू दी थी आर एस, स्मॉल आर एस था, उसको लिखा था बुक में, तो आर, इसको क्या करना पड़ेगा, और आइडियल के लिए आर एस को क्या होना पड़ेगा, जीरो, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। तो उस केस में हमारा जो करंट आ जाएगा वो आइडियल के केस में, आई आइडियल, आई आइडियल केस में क्या आ जाएगा, V 3 अपॉन में 3 प्लस 0। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा जवाब देना है, ठीक है ना।
ठीक, तो ये एग्जाम्पल था, इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये सर्किट डायग्राम बनाया था। फर्स्ट इनिशियली बोला है कि ये एमीटर जो बनाया हुआ है पे उसको ट्रीट एज अ गैल्वेनोमीटर और उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ था 60 ओम। आपको तो इनिशियली करंट निकालना था, फिर आपको क्या करना था, इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना था। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है, वो भी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। उससे क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाता है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट भी उससे पास कर जाएगी। ठीक है, तभी तो एमीटर बताएगा करंट, तो इसलिए तो ठीक है, एमीटर का काम ही है कि वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करना, केवल वोल्टमीटर का काम है वोल्टेज मेजर करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम इसके बाद से अनसॉल्व का 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैं इसको करा दिया होता इसके पहले वाले लेक्चर में, बट हुआ क्या कि जो है टाइम ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, तो लेक्चर बड़ा होने लगता है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे मैक्सिमम कर लें। तो देखिए 1 बाय 1 पहला क्वेश्चन दिया है, एक सर्कुलर कॉइल है, जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे वैल्यू लिखते जाएंगे। क्या बोला है, सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है, 100 टर्न्स। ठीक है, टर्न्स का कोई यूनिट नहीं होता है। ईच ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कैरीज अ करंट 0.4 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, तो सर्कुलर के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 2 आई अपॉन में आर। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई 10 टू द पावर -7 इनटू आई की वैल्यू 0.4 अपॉन में रेडियस। म्यू नॉट अपॉन 2 डायरेक्ट मैंने लिख दिया कितना, 2 पाई 10 की पावर -7, तो 2 से मतलब नहीं है, आई की वैल्यू यहाँ रख दिया, आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके मीटर में सारा सिस्टम एमकेएस में होना चाहिए। ये हो गया आपका बी का वैल्यू। ये फॉर 1 टर्न्स के लिए है, किसके लिए है, फॉर 1 टर्न ऑफ कॉइल के लिए। तो पूरे 100 टर्न है, तो बी टोटल कितना हो जाएगा, 100 टाइम्स 2 पाई 10 टू द पावर -7 इंटू 0.4 अपॉन में 8 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, ये हो गया वैल्यू आपकी इतना टेस्ला। जब सारा सिस्टम एमकेएस में रहेगा तो वैल्यू किस में आएगी, टेस्ला में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 4.1 क्वेश्चन था ये, 4.2 करते हैं। ठीक है, 4.2 कह रहा है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट 35 एम्पियर। कितना, 35 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद से बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो 20 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ कोई पॉइंट पी है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से वायर से कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये नहीं बोला है कितना लंबा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इन्फाइनाइट मान लीजिए। अब इसे इन्फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन विच द करंट इज फ्लो, इन दैट केस द एट एनी डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द वायर, यानी किसी भी डिस्टेंस पे, चाहे इधर चाहे उधर, किसी भी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का इस केस में फॉर्मूला क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 टू द पावर -7। कैसे निकालना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है, 10 टू द पावर -7। तो 2 पाई बोला है ना, यहाँ से एक 2 उठा के यहाँ रख दीजिए, तो बचेगा यहाँ कितना, 2 पाई बचेगा उस हिसाब से। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये हो गया, डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दिए, इनटू आई की वैल्यू बोला है 35 एम्पियर अपॉन में आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है ये, तो हम क्या करेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर -2। ये हो गया इतना टेस्ला। अब इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा है, तो ये सब एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे जैसा बोल रहा है वैसा वैल्यू रख के निकाल देना है। बस इतना समझना है कि कैसा बोला है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला रखा है। बहुत ये सब डिराइव्ड फार्मूला है बायो-सेवर्ट लॉ के थ्रू। इसके बाद से क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, चलिए 4.3।
A long straight wire in the horizontal plane carries a current 50 एम्पियर। ठीक है, अब ये नहीं बोला किस डायरेक्शन में, इन नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ओके, नॉर्थ टू साउथ बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है ना, इसको नॉर्थ समझ लो, इसको साउथ समझ लो। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, आई 50 एम्पियर, north to south direction. Okay, give the magnitude and direction of B at the point 2.5 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ओके, तो आप क्या करना है, आप 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आई को इधर लिख देते हैं क्योंकि हमको ईस्ट में, ठीक है, तो ये कितना है, आई दिया हुआ है 50 एम्पियर। तो यहाँ से कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अब क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ द वैग, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट पॉइंट दिस। ठीक है, तो अब करना क्या है आपको इस केस में, सबसे पहले ये सेम क्वेश्चन हो गया इस तरीके से, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, ये डिस्टेंस, ठीक है ना, ये आर। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁻7, आई की वैल्यू कितनी है 50 और आर की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है, तो 10⁻2 से अब ये पूरा वैल्यू आ गया बी की। अब डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो बी इक्वल टू बायो से बदला म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यू, फर्स्ट वेक्टर, दिस इज थर्ड इसका, और ये फर्स्ट। मैं बार बार रिमाइंड करूंगा आपको कि किससे निकालना है डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। कंपोनेंट कौन से अवेलेबल है, आइडियल मतलब करंट का फ्लो पता है, और दूसरा वेक्टर क्या है आपका, आर पता है, पोजीशन आपका पता है। ठीक है, तो करना क्या है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड को हमेशा पकड़ कर रखना है। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ क्या करना है, राइट हैंड को रखना है, और कुछ इस तरीके से रखना है कि जो सेकंड वेक्टर की तरफ आप आसानी से टर्न कर पाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाथ को ऐसे रखेंगे, ठीक है, और फिर यूं टर्न करेंगे, तो ये किधर आ रहा है, थंब हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, यानी इस पॉइंट पे जो बी होगा वो डायरेक्शन किधर होगा, डॉट लगा देंगे। ठीक है, यानी आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, यानी अगर ये ऐसे हो जाए, ये चीज ऐसे हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये अभी इस पे बनाया ना, ये नॉर्थ साउथ इस तरीके से, अगर ये ऐसे हो जाए, इधर नॉर्थ हो जाए, इधर ठीक है ना, साउथ हो जाए, इधर ईस्ट हो जाए, इधर वेस्ट हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, ऊपर की तरफ, यानी वर्टिकली, ठीक है ना, अपवर्ड साइड में होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। बात समझ में आ गया, तो मैग्नीट्यूड यहाँ से कैलकुलेट हो गया ये वैल्यू, और डायरेक्शन कैलकुलेट हुआ बायो सेवर्ट लॉ का यूज करके, फर्स्ट वेक्टर सॉरी थर्ड वेक्टर इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर मतलब करंट किस में, इस वायर में फ्लो हो रहा है, तो आइडियल कंपोनेंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड उधर, राइट हैंड का यूज किया ऐसे करके, और उधर घुमा दिया इधर की तरफ, डन। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे करके, या लिख सकते हो स्टेटमेंट में भी, स्टेटमेंट टाइप से भी लिख सकते हो कि क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इस केस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, कोई नहीं, चलिए, हाँ 4.3 देन 4.4, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब 4.4 देखते हैं,
horizontal overhead power lines, okay, carries a current this 90 ampere in the east to west direction. ठीक है, ये ईस्ट मान लो, ये वेस्ट मान लो, करंट कितना इसमें फ्लो हो रहा है 90 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद अगर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। ठीक है, 1.5 मीटर बिलो द लाइन। यहाँ पे कोई पॉइंट भी मान लो, इस पॉइंट पे इस करंट के कारण क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेम क्वेश्चन दे दिया, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई बाई आर। ये भी भाई क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ही है, सिंपल। इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी ले लिया जिसकी डिस्टेंस 1.5 मीटर है। कितना होगा वैल्यू, इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 10⁻⁷। आई की वैल्यू इसमें 90 एम्पियर है। अब 1.5 मीटर दिया है तो चेंज करने की जरूरत नहीं, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आ गई, इसके साथ हमको डायरेक्शन भी लिखना है क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम क्या करेंगे, करंट राइट हैंड रखेंगे ऐसे और इसको ऐसे परपेंडिकुलर रखेंगे थंब को हमेशा, और इसको टर्न करेंगे किधर, सेकंड वेक्टर की तरफ, जैसा कि इस फार्मूले में दिख रहा है। बायो-सेवर्ट लॉ कहता है आइडियल क्रॉस आर अपन आर रखा, और ये आपका ये आर वेक्टर इधर जिधर आपको निकालना है जिस पोजीशन पे, वो सेकंड वेक्टर है। तो सेकंड वेक्टर आपका इससे ना, ठीक है ना, कितने डिस्टेंस है 1.5। तो ऐसे किया, ये बाहर की तरफ, तो ये क्या कर लेंगे इसके हिसाब से, प्लेन के हिसाब से, ठीक है, आउटसाइड में। ठीक है ना, आप देखिए ऐसे जमीन पे है तो आप क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को ऐसे रख दे, समझे, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो अगर हम निकालेंगे तो ईस्ट के क्या हो रहा है इधर। ठीक है, तो ये अगर ईस्ट है तो ऐसे, तो वर्टिकली अपवर्ड। बस हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे है ना, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। मान लो ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो हम क्या करें, अगर हम ईस्ट वेस्ट से निकाले तो ईस्ट वेस्ट, और उससे इधर पॉइंट है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिन, और इस पे करेंगे तब भी आ रहा है, डॉट मतलब वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, और अगर क्रॉस आता मतलब डाउनवर्ड वर्टिकली। ठीक है, तो ये डॉट तो हम लेते हैं किसके लिए, आउट ऑफ द प्लेन, और क्रॉस लेते हैं इनसाइड द प्लेन। लेकिन मान लो हम किसी चीज को यहाँ पे, अब ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होगा, लेकिन हम इसको ऐसे बना रहे हैं, तो फिर इसको ऐसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऐसे यार आउट ऑफ द प्लेन, तो जब हम इस सरफेस को जो इस पे ऐसे रखा हुआ ऐसे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो चीज इधर आ रही है वो इधर हो जाएगी। ठीक है, हो गया, समझ गए होगे, हमको पता है। 4.4 4.5। ठीक है, What is the magnitude of magnetic force per unit length of the wire carrying a current 8 ampere and making an angle 30 degree with the direction of uniform magnetic field? Okay, देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर कैरिंग ए करंट। देखिए, कोई मान लीजिए वायर है, कितना एम्पियर करंट है इसमें, 4.5 क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर कैरिंग करंट 8 एम्पियर। ओके, डायरेक्शन नहीं पता किससे रखा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इससे इस डायरेक्शन में है। ठीक है, कितना डिग्री पे है, 30 डिग्री। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी, 0.15 टेस्ला। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एफ निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, पर यूनिट लेंथ निकालना है। ठीक है, ओके, तो एफ बराबर क्या होता है, आई देखिए, एफ बराबर हम वो फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें ये सारी चीजें आती हैं। तो क्या होता है, आई डी एल या आई एल लिखिए, ठीक है ना, आई एल क्रॉस बी लिखिए। ठीक, आई
L क्रॉस B। तो हम इसको तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, ठीक है। और ये जो क्या है, आइडियल के और बी के बीच में, यानी करंट फ्लो के डायरेक्शन और बी के बीच का एंगल होना चाहिए, जो कि डायरेक्ट आपको दे रखा है कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ही दे रखा है। कई बार क्या होता है कि ये जो थीटा है ना, वो क्या करेगा, इसके नहीं वर्टिकल से दे देगा, जैसे ये क्या, इस ये वर्टिकल एक्सिस से दे देगा 30 डिग्री, और उसको इसमें आपको करंट फ्लो के डायरेक्शन से निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऐसा भी देता है, इसलिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। करंट फ्लो है जिससे उससे आपका 30 डिग्री खुद क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे 30 डिग्री पे है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 एम्पियर, ठीक है। लेंथ को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी कितना दिया हुआ है, 0.15 टेस्ला, और साइन 30 रख दो, ठीक है। अगर साइन 30 की वैल्यू भूल गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, याद करना पड़ेगा आपको, कितनी होती है 1/2, ठीक है। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, तो इस यल को नीचे लेते जाओ, उसका कोई रोल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 8 0.15 इंटू 1/2 से काट दो इसको, 15 चौका 60, 0.6 न्यूटन। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है ना, इतना न्यूटन पर मीटर, ठीक है, यूनिट में पर मीटर आ जाएगा। इसके बाद से 4.5 हो गया, 4.6 करते हैं, ठीक है। चलो 4.6 में, अच्छा इसमें कुछ और भी पूछा था, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक, ओके बस इतना ही पूछा था, ओके। अच्छा डायरेक्शन अगर निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, ये क्या है फर्स्ट वेक्टर आईडी, तो उसके डायरेक्शन में हाथ रखो और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे मूव करो, मूव किए तो ये किधर आ रहा है, इनसाइड, तो फोर्स, तो ये सॉरी, हमको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो फोर्स के हिसाब से फॉर्मूला फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर, तो थर्ड वेक्टर एफ, तो अंगूठा अंदर की तरफ, मतलब क्रॉस, इसके हिसाब से, करेक्ट, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4.6, a 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere, a 3 centimeter wire carrying a current 10 ampere is placed inside the solenoid perpendicular to its axis। देखिए सोलेनॉइड कैसा होगा, ऐसा होगा, चलिए ऐसा बना दिया, मान लीजिए ये सोलेनॉइड है। एक्सिस क्या होगा सोलेनॉइड का, जब ये जो सर्कुलर कॉइल्स हैं इनका जो सेंटर होगा उससे जो लाइन पास करेगी, अब हम कहें कि इसका मार्कर का इसका सेंटर ऑफ एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस क्या होगा, तो जो इसका सेंटर होगा ना, ठीक है, वहां से जो लाइन पास करेगी, क्योंकि ये अगर रोटेट करेगा तो अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा, तो जो लाइन ही जो जिसके अबाउट रोटेट करता है वही उसका एक्सिस होता है, तो इनका सेंटर जो होगा वो। अब क्वेश्चन में कह रहा है 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट 10 एम्पियर इज प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड, ओके, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई 10 एम्पियर, और ये कितने का है, ये जो 3 सेंटीमीटर, इसका लेंथ कितना है, ये जो प्लेस किया गया अंदर इसके 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इनसाइड द सोलेनॉइड परपेंडिकुलर, एक्सिस इसका ऐसे है, परपेंडिकुलर टू प्लेस किया गया है, तो यानी करंट, ओके। आगे क्या कह रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड गिवन, कितना दिया हुआ है, inside the solenoid given 0.27 Tesla। What is the magnetic force on the wire, ठीक है। तो देखिए
सिंपल यही काम करना है आपको। F बराबर क्या लगाना है, आई इस, ठीक है ना, आई भी इसको और एल लेना है, क्योंकि देखो इसके सोलेनॉइड है तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो अलोंग द एक्सिस होगा, क्योंकि अगर इसमें हम करंट फ्लो करा दें इसमें सोलेनॉइड में कैसे भी, तो ये ऐसा सर्कुलर है ना, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो भी ठीक है। अगर ऐसे करेंगे फर्स्ट वेक्टर क्या होता है आइडियल, तो करंट फ्लो होने की कैसा, मान लो इस समय करंट इधर की तरफ आ रहा है तो इस समय इस तरफ रखो और एक्सिस उसका किधर है, सेंटर की तरफ घुमाओ, तो ये हमेशा क्या मिलेगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड इधर मिलेगा या तो इधर मिलेगा, अलोंग द एक्सिस मिलेगा। डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अलोंग द एक्सिस, यानी इनसाइड द सोलेनॉइड के अंदर ही क्या मिलेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, ये वर्टिकल में बोला है ना रखने के लिए, तो करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। तो हमेशा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड के जो आइडियल है, ये आई डी एल या आई एल क्रॉस बी, ये वेक्टर इस वेक्टर के ऑलवेज परपेंडिकुलर है, तो आई एल बी साइन थीटा क्या हो जाएगा इस केस में 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जो करंट है ना आई एल वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू बी है, ठीक है, आई एल परपेंडिकुलर टू बी है इस केस में। तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 एम्पियर, एल दिया बी कितना दिया हुआ 0.27 और एल दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका फोर्स इतना न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये 4.6 सवाल तो बहुत आसान आसान है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं 4.6 हो गया, 4.7 यही देख लेते हैं। टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी कैरिंग अ करंट 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर एंड सेम डायरेक्शन सेपरेटेड बाय, देखिए मान लो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी, मान लेते हैं इसको ए तो बी, ठीक है, कैरिंग अ करंट 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर, इसमें 8 एम्पियर और इसमें 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, इनके बीच का जो गैप है वो 4 सेंटीमीटर है। एस्टिमेट द फोर्स ऑन द 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सेक्शन ऑफ द वायर ए, ओके, क्या करना है, एस्टिमेट द फोर्स ऑन द 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर, ओके, ये जो वायर है ना इसकी लेंथ बोल रहा है कि इसके 10 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इस पे जो फोर्स लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अब देखो दोनों वायर हैं, इसके वजह से जो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, और ड्यू टू दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस करंट फ्लो की वजह से व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस वायर, ठीक है, अब हमको केवल इसी पे फोर्स निकालना है, तो इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ड्यू टू दिस करंट, इस करंट, ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं I1 और इसको हम मान लेते हैं I2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ड्यू टू I1 I2, ठीक है ना, क्या निकालेंगे बी, I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा यहाँ, यहाँ क्या मिलेगा B1 और इसकी वजह से यहाँ क्या मिलेगा B2। तो हमको इस पे फोर्स निकालना है, तो यह क्या करेंगे F इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पे फोर्स निकालने के लिए इसका करंट और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसका होगा ड्यू टू दिस करंट, तो वो हो जाएगा B1। तो क्या लिखेंगे I2 B1 और क्या लिखेंगे इसका लेंथ L1, सॉरी L2, क्यों, क्योंकि हमने इसको करस्पॉन्डिंग में 2 माना है। ये B1 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि वो ड्यू टू दिस करंट मैग्नेटिक फील्ड इधर, ड्यू टू दिस करंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, लेक्चर में बताया था ना ये चीज, तो यही कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करेंगे F इज इक्वल टू
ठीक है। और एंगल क्या हो जाएगा, एंगल जो होगा, देखो जो करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि करंट फ्लो हो रहा है, मान लो ये है, इधर फ्लो हो रहा है और हमको इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा और करंट का डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे के हमेशा 90 डिग्री आएंगे। इस केस में करंट फ्लो ऐसे है, माना हमने उधर ऐसे किया, सेकंड वेक्टर आइडियल वायर से बल्ला कहते हैं ना, आइडियल क्रॉस आर, तो ये इधर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये डॉट आउटसाइड द प्लेन आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, तो 90 डिग्री आ रहा है इसके बीच में, आइडियल क्रॉस बी के बीच में। तो अब हम करेंगे फोर्स क्या होता है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं आई एल क्रॉस बी, तो जिधर करंट फ्लो हो रहा है वो ये है, और बी इसके 90 डिग्री में, यहाँ देखो इस वाले पे निकालना है हमको, तो बी ऐसे है, करंट ऐसे है, तो उस हिसाब से हमने केवल I1 क्या लिखा, आई आई टू क्यों, क्योंकि इस पे निकालना, इसका करंट, इसका लेंथ, इस पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ड्यू टू दिस वायर, तो I2 V1 L2। चलिए I2 की वैल्यू 8 एम्पियर, B1 क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपान में 2 पाई, फार्मूला वही होगा, और इस करंट के कारण है इस पे मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका करंट I1 अपान में R कितना, R, चलो R ले लेते हैं, और L2 कितना बोला है, इसके 10 सेंटीमीटर पे, तो 10 सेंटीमीटर में 10 गुणे 10 से पावर माइनस 2, लेंथ ऑफ वायर कितना लेना है, L2, L2 बोला है, चलो यहाँ लिख लेते हैं, L2 दिया है 10 सेंटीमीटर, L1 की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी पे पूछ रहा है, ठीक है, हमने अपने आप से इसको 2 और इसको 1 माना था, तो आप जो मन करे वो करिए। 8 म्यू नॉट अपन 2 पाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, I1 की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, अपॉन डिस्टेंस कितने दोनों के बीच में 4 सेंटीमीटर, 4 10 की पावर माइनस 2, यहाँ 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये माइनस 2 से माइनस 2 खत्म हो गया, ठीक है। अब ये 4 से ये खत्म हो गया, 2 दूनी 4 पचे 20, हमें 200 पूरे 10 पे पावर माइनस 7, इसको सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ का 2 जीरो इसके साथ अब जार होके -5 कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 10 पे पावर -7, 10 की पावर 2 -7 में अगर ऐड होगा, सॉरी -2 सॉरी +2 -7 में ऐड होगा तो -5 आ जाएगा, समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया, इतना न्यूटन, ये पर यूनिट लेंथ नहीं है, इतना, ये 10 सेंटीमीटर वायर पे पूछा है कितना फोर्स लगेगा, तो न्यूटन में आएगा, ठीक है। 4.6 4.7 हो गया, ओके। देन उसके बाद से 4.8 करते हैं, अ क्लोजली बाउंडेड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, चलिए, हैज अ 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स, तो देखिए लेंथ ऑफ सोलेनॉइड दिया हुआ है, मैं ऐसे लिखता हूँ, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, मान लीजिए वो ऐसे बना हुआ है, क्लोजली बाउंडेड है ना, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, उसके बाद से कह रहा है हैज 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग, 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग, ऑफ 400 टर्न ईच, 400 टर्न ईच, मतलब टोटल टर्न अगर हमको निकालना हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 लेयर है ना, और एक बाइंड एक लेयर में 400 टर्न हो, तो ये हो जाएगा 2000 टर्न्स, ठीक है। अब ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, इसकी लेंथ पता है सोलेनॉइड की, क्वेश्चन में और क्या पूछा है, अभी तो पूछा नहीं, बता रहा है ये चीज, फिर डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर, डाया ऑफ सोलेनॉइड 1.8 सेंटीमीटर,
ठीक है, जो दिया वो लिख लीजिए। इफ द करंट कैरिड बाय, यानी कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, 8 एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, ऐसे मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है आई 8 एम्पियर। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर द सेंटर। तो देखिए आपको अच्छे से पता है, और नहीं पता है तो जान लीजिए कि सोलेनॉइड अगर है तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनसाइड द सोलेनॉइड होगा, यानी कि जो ये सर्कुलर सेक्शन होगा उसके अंदर ही होगा, आउटसाइड में जीरो होगा। ठीक है, चाहे यहाँ कोई पॉइंट ले लीजिए, चाहे यहाँ कोई पॉइंट ले लीजिए, नहीं होगा, ये सरफेस तक मिलेगा। तो वो भी क्या होगा, अलोंग द, मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है, कोई भी सर्कुलर पार्ट का एक्सिस उसका सेंटर से जो पास करती है लाइन वही होगा, क्योंकि अगर इसको घुमाओगे तो वो अपने सेंटर के अबाउट घूमता है। तो क्या हो जाएगा, ये 8 एम्पियर। अब सोलेनॉइड के केस में फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। पसंद आ रहा है ना। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 2000 बटे लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, तो 2 से पावर -2 कर देंगे क्योंकि मीटर में करना पड़ेगा। और आई कितना है, 8 एम्पियर। ये हो गया बी कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल तो बहुत आसानी से लग जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हमको क्या करना है, 4.8 हो गया, 4.9। 4.9 में क्या है, अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्टिंग 20 टन। देखिए कैसा है, स्क्वायर कॉइल है और साइड है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं, 20 टर्न्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 20 टन, एंड कैरीज अ करंट 12 एम्पियर। The coil is suspended vertically and normal to the plane of coil make an angle 30 डिग्री। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो गया, क्या कह रहा है, कॉयल को लटकाया गया है वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉयल। जो भी कॉयल है, मान लो हम कह रहे हैं ऐसे है, ठीक है, स्क्वायर है ना, ठीक है ना, मान लो इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, कितना, 12 एम्पियर की। ठीक, इसको लटकाया गया है मान लो। तो अब क्या होगा, देखिए ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, समझ लो ये हवा में ऐसे लटका है, या तो ऐसे लटका होगा, ऐसे लटका होगा, कैसे भी लटका होगा। ठीक है, तो अगर हमको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई कॉयल है सर, ठीक है ना, इस चाहे वो सर्कुलर है या वो रेक्टेंगुलर है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो अगर हमको इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ये हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर आता है। अगर कॉयल में ऐसे रोटेशन हो रहा है, ठीक है ना, मान लो कोई कॉयल ऐसे है, ठीक है, अगर इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर हम ऐसे करेंगे, कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, कर्ल करते हैं हाथ को, सिर्फ कर्ल करते हैं करंट के डायरेक्शन में, अंगूठा बताता है मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर ऐसे कोई कॉयल है, मान लो जैसे स्क्वायर इमेजिन करो, तो अगर उसमें करंट ऐसे फ्लो हो, तो ऐसे करेंगे तो इस सरफेस, यानी कि हमेशा जो भी कॉयल होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट फ्लो होगा, मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। अगर ये कॉयल है, ठीक है ना, स्क्वायर, अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो तो ऐसे करेंगे तो उधर होगा। यानी कि समझाना मेरा ये है, मतलब कि अगर ये कैसा भी हो, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 4.9 है ना, आपसे कह रहा है कि द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, यानी इस प्लेन का जो नॉर्मल है, इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होगा, ऐसे होगा,
तो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल इज मेक एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो नॉर्मल है ना, अगर इसका जो नॉर्मल है वो ऐसे समझ लो, इसका मैग्नेटिक, अगर हम मान लो करंट ऐसे माने, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम किधर आएगा, इसके परपेंडिकुलर, तो हम उसको ऐसे बना दे रहे हैं, करेक्ट। और जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो कह रहा है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ही तो क्या होगा, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। या तो अगर करंट ऐसे फ्लो हो तो इधर होगा, अगर करंट ऐसे फ्लो हो तो उधर होगा। बात समझ आ रहा है? यानी कॉइल के नॉर्मल डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। और वो जो कह रहा है कि जो नॉर्मल ऑफ द कॉइल है, क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में यही समझना है आपको कि द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बी के साथ कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। कौन, नॉर्मल, इसका कॉइल का नॉर्मल, और नॉर्मल के डायरेक्शन में कौन होगा, इन नॉर्मल टू द कॉइल, नॉर्मल ऑफ द कॉइल, ठीक है ना, नॉर्मल ऑफ द कॉइल, ठीक है ना, ऑलवेज, ठीक है ना, एम डायरेक्शन माने मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, आइदर करंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। करंट इस कॉइल में क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा क्या होगा, सरफेस के या तो आउटवर्ड हो या तो सरफेस के इनवर्ड, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। और उस केस में आपने क्वेश्चन में बोला सीधे कि द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ मैनर दैट नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल, जो इसका जो नॉर्मल है, और नॉर्मल डायरेक्शन में इसका जो नॉर्मल होगा उस डायरेक्शन में कौन होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट। यानी सीधे कहो कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो मेक्स एंगल विथ 30 डिग्री किससे, बी से। यानी एम ये और ये परपेंडिकुलर नहीं है, एंड बी, ठीक है ना, कितने एंगल पे हैं, 30 डिग्री। बस यही सीखना था, एम और बी के बीच में ही 30 डिग्री दिया हुआ है, वो बोला नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, कोई कॉइल है लटकाया हुआ है, उसका जो नॉर्मल है बी के साथ इतने एंगल पे है, मतलब जो उसका नॉर्मल है ना उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। करेक्ट है, क्योंकि किसी भी कॉइल को आप लीजिए, उसमें करंट फ्लो हो तो आप निकालेंगे तो हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। अब नहीं बताऊंगा, अब हमको लग रहा है समझ में आ गया, ठीक है। तो अब कुछ नहीं, जब इतना समझ में आ गया तो ठीक, एम और बी के बीच में थीटा 30 डिग्री हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइनल वो रिजल्ट देखते हैं। और बी की वैल्यू दे रखा है 0.80 टेस्ला। उसके बाद से कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। टॉर्क पूछा है, देखिए, तो टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी। एम को क्या लिखेंगे, एम बी साइन थीटा। एम को क्या निकालेंगे, अगर इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, एम बराबर होता है आई इंटू ए, क्या होता है, आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर शामिल है तो ये एक नंबर ऑफ टर्न के लिए होता है एन नंबर ऑफ एन आई ए बी। एन की वैल्यू 20, आई की वैल्यू 12 एम्पियर। एरिया ऑफ द कॉइल के स्क्वायर है ना, स्क्वायर की साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10, ये क्या हो गया, एक, ये जो 10 सेंटीमीटर है इसको मीटर में करेंगे तो या तो यहाँ 0.1 लिख लो, या तो फिर 10 गुणे 10 गुणे, या तो फिर यहाँ 0.1 ही लिख लो। क्या करो, 0.1 गुणे 0.1 साइड होगी, मीटर में कर लिया, इंटू बी की वैल्यू 0.8 दिया है, 0.8, और साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/, तो 0.0.1 0.01 हो जाएगा, और ये 0.8 और ये 1/2, इतना न्यूटन मीटर, ठीक है ना, इतना न्यूटन मीटर, ठीक है ना। ये हो गया, इसको सॉल्व करके आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, सॉल्व करने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 4.9। क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने बोला कि कॉइल को लटकाया गया है तो उसका जो कॉइल का नॉर्मल है वो बी के साथ 30 डिग्री पे है। तो नॉर्मल होने से क्या मतलब है, नॉर्मल के डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट का। मैग्नेटिक मूवमेंट को बी के साथ 30 डिग्री पे होना पड़ेगा, वो हमको देखना था, क्योंकि टॉर्क निकालना था। इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन को बोला गया है, ठीक है। 4.1
0. टू मूविंग कॉयल मीटर M1 एंड M2. ओके, देखिए मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर आपने पढ़ा ना, तो कह रहा है कि दो मूविंग कॉयल मीटर हैं, एक का नाम दे दिया है M1 और एक का नाम दे दिया है M2. द फॉलोइंग पैरामीटर M1 के करस्पॉन्डिंग R1 दिया है कितना, 10 ओम. इसका ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका इतना, इसका N1 कितना दिया है, सॉरी N1 है ना, N1 मतलब इसी के लिए कितना है 30, और इसका A1 दिया है 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर. इसके बाद से इसी के करस्पॉन्डिंग B1 आपको क्वेश्चन में दे रखा है 0.25 टेस्ला. और अब इसके करस्पॉन्डिंग आ जाइए, थोड़ा सा इसको दूर लिख देते हैं. अब इसके करस्पॉन्डिंग R2 कितना दिया हुआ है 14 ओम. इसके बाद से आपको N2 42, ठीक है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती. इसके बाद से A2 1.8 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और B2 0.5 टेस्ला. कह रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो, पहला बोला है रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी रेशियो क्वेश्चन मार्क. तो देखिए करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, थीटा अपॉन में आई, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि चेंज इन क्या बोलते हैं एंगुलर डिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू करंट एंड चेंज इन एंगुलर डिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज. वोल्टेज बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो हमको ये निकालना है, ठीक है, ये है ये पहले वाले का और दूसरे वाले दोनों केस में निकालना है. तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये कैसे हम किए थे. ये करना था, जो के थीटा था वो NIA-B को बैलेंस करता है. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको θ1, ठीक है, इसको N1 I1 A1 B1 कर दो, ठीक है. तो आप क्या करो, θ1 अपॉन में ये I1 नीचे ले आओ, इज इक्वल टू N1 A1 B1 अपॉन में K कर दो. और साथ में ये बोला है कि K इज कांस्टेंट फॉर बोथ, ठीक है ना, M1 एंड M2, यानी बोथ मूविंग कॉइल मीटर के लिए K कांस्टेंट बोला है. तो ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. और इक्वेशन नंबर 2 θ2 अपॉन में I2 कितना हो जाएगा N2 A2 B2 अपॉन में K, डिवाइड कर देंगे, ठीक है. तो ठीक है, डिवाइड कर दीजिए. अब इसको कोई क्वांटिटी मान लीजिए M1 M2 करके, M1 M2 ही करके इसको मान लीजिए M1 है ये, और इसको M2 है ये. तो M1 बाई M2 बराबर θ1 बाई I1 θ2 बाई I2. तो यहाँ क्या हो जाएगा M1 बाई M2 इक्वल टू, हम इसको नहीं लिखेंगे, हम इस साइड को ले लेंगे N1 A1 B1, और ये हो जाएगा N2 A2 B2, और इसके बटे में K और इसके बटे में K. ये K से K खत्म. N1 की जगह जो वैल्यू दी हुई है रख देंगे 30, A1 की जगह पे 3.6 गुणे 10⁻³ और B1 की जगह पे 0.25, इसकी जगह पे 42, A2 की जगह पे 1.8 10⁻³ और इसकी वैल्यू 0.50. 50 कर लोगे आसानी से कट जाएगी, ये 2 बार में कट जाएगा, ये पूरा कट गया, ये 18 दूनी 36 हो गया, और ये 30 गुणे 2 बटा में 42, 2 से काटोगे 21 हो गया, और ये 3 से 3 दहा में, तो 10/7 आ गया. कुछ 2 छूट गया है क्या, ये 2 छूट गया है, नीचे 2 कर दो, 2 से काट दो, 5 आ गए, 5/7 आ गया. ये M1 बाई M2 कुछ नहीं है, ये M1 बाई M2 किसको प्रेजेंट कर रहा है, करंट सेंसिटिविटी रेशियो, ठीक है. उसी तरीके से अगर हमको वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा,
वोल्टेज सेंसिटिविटी यहाँ निकालते हैं। ठीक है ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को लिखेंगे θ1 में V1। ठीक है, तो θ1 में V1 करेंगे तो देखो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई को उधर भेज दो तो क्या लिखेंगे, N1 A1 B1 और I1 को यहाँ भेज दो, अपॉन में यहाँ K था, यहाँ पे भी V1 कर दो। ठीक है, तो I1 अपॉन V1 को क्या लिख देंगे, R1। बात समझ में आ रहा है ना, R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई I। ठीक है, तो यहाँ I1 बाई V क्या हो जाएगा, I को नीचे ले आओ V के, अगर ये इसके नीचे चला जाएगा तो V बाई I1 यहाँ R हो जाएगा। तो देखो उल्टा करो इसको बटे, तो 1 बटे R क्या हो जाएगा, I बटे V। ऐसे भी कर लो, यहाँ क्या करेंगे, N1 A1 V1 I बटे V को क्या लिख देंगे यहाँ पे, R1 इंटू के θ1 अपॉन V1। इसी तरह से θ2 अपॉन में V2 N2 A2 B2 इसी करस्पॉन्डिंग के, और ये R2। जब के और के दोनों केस में समान है तो ये फिर डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको कोई क्वांटिटी से रिप्लेस कर देना, M1 M2 मान लेना या कुछ मान लेना। ठीक है, नहीं मानोगे तब भी आ जाएगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी है, θ1 अपॉन में V1 और ये θ2 अपॉन में V2। रेशियो निकालना है, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, N1 और N2 की वैल्यू 30 और ये 42, फिर A1 A2 की वैल्यू 1.8 सॉरी 3.6 अपॉन में 1.8 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू, अब देखो ये, अब ये बच गया ना, ये रहा ये अपॉन ये तो आ जाएगा, अब इतना अपॉन में ये तो कट जाएगा, ये बचेगा, ये घूम के इसके साथ आ जाएगा, तो R2 ऊपर आ जाएगा। R2 कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा था, हम लिख दे क्या पूरा, ठीक है पूरा लिख दे रहा हूँ, आपको समझना होगा तो देख लीजिए। क्या लिख देंगे, θ1 अपॉन V1 θ2 अपॉन में V2, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये हो जाएगा N1 A1 B1। आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा कि R1 बटे N2 A2 B2 अपॉन में के R2। ठीक है, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई, N1 A1 B1 इंटू के R2 N2 A2 B2 के R1, ये के से के खत्म हो गया। अब वैल्यू आपको क्या करना है, डाल देना है, तो आंसर आ जाएगा 4.10 फिनिश। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद से फिनिश करते हैं। ठीक है, पहला लेक्चर में, इसके बाद से 1-2 लेक्चर और बन जाएगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन की लेंथ। ठीक है, इन अ चैम्बर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, किसी चैम्बर में, कोई चैम्बर है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है 6.5 G लिखा हुआ है, मतलब गॉस, और एक गॉस जो होता है वो 10⁻⁴ टेस्ला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम टेस्ला में इसको कन्वर्ट करना हो तो 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला हो गया। चलिए ये वैल्यू हो गई। द इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद द स्पीड ऑफ, फील्ड के अंदर इतने स्पीड से इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किया गया, स्पीड दे रखा है आपको 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कल। देखिए ये तो जब थ्योरी पढ़ाया था, तो क्यों अगर कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई भी मतलब चार्ज पार्टिकल है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या बना रहा हूँ, सरफेस के परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन। ठीक है, डॉट बनाता था आउटसाइड,
तो इंटर करता है तो वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ को ले लेता है। तो देखिए अगर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो फॉर्मूला क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी, यानी जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू वी एंड फोर्स परपेंडिकुलर टू बी ऑलवेज होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से, जब भी कोई क्वांटिटी इस तरीके से जुड़ी रहती है ना, तो जो थर्ड वेक्टर है वो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर, थर्ड वेक्टर सेकंड के परपेंडिकुलर, और जो सेकंड और थर्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अब इस केस में क्या करना है, जब तक कि ठीक है, तो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो इस पे फोर्स क्या लगेगा। अब इसमें क्या रहा है कि ये खुद इलेक्ट्रॉन जो है शॉट इनटू द फील्ड विद स्पीड दिस एंड नॉर्मल टू द फील्ड। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बी है ना, बी अंदर की तरफ है, तो उसके ठीक है, इस नॉर्मल टू द फील्ड ये क्या किया जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी वी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू बी है। तो उस केस में मैक्सिमम फोर्स लगेगा इस पे एफ क्यू वी क्रॉस बी साइन, इसको तोड़ोगे तो क्यू वी बी साइन थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो मैक्सिमम फोर्स मिलेगा उस पे। तो किधर मिलेगा, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो इस पे कैसा फोर्स मिलेगा, इधर की तरफ। फिर मान लो जैसे ही फोर्स इधर मिला, सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन इंटर किया, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये गया मैग्नेटिक फोर्स, हमने मान लिया है इनटू द प्लेन है, तो ऐसे किया फार्मूले के हिसाब से, ये फर्स्ट, ये सेकंड वेक्टर, ये थर्ड वेक्टर, और ये फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट की तरफ हाथ रखो, इधर स्पीड है इधर, ठीक है, फिर इसे घुमाओगे तो ऐसे आएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन के केस में चाहो तो आप अपोजिट डायरेक्शन में रख लो, ऐसे कर लो, तब भी ऐसे आ जाएगा। तो जब ईच एंड एवरी केस में सर्कुलर पाथ वो पाथ है जिसमें क्या होता है कि जब पार्टिकल रोटेट कर रहा होता है सर्कुलर पाथ में, तो उस केस में क्या होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने सुना होगा, उसमें क्या होता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो परपेंडिकुलर, वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। फोर्स की डायरेक्शन अगर सेंटर की तरफ लग रही है, यानी कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो तरह के फोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो दोनों क्या होते हैं, इस जब किसी पार्टिकल को किसी सर्कुलर में मूव करना होता है तो उसका कोई फोर्स बैलेंस होता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए रहते हैं, ठीक है। तो एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है, ठीक है, और एक फोर्स उसके अपोजिट में बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। तो एक फोर्स यानी कि अब हम ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है। सपोज करो कि पार्टिकल जा रहा था इधर, मैग्नेटिक फील्ड उधर, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो इधर जा रहा था, तो फोर्स लगा इधर की तरफ। फिर जैसे ही फोर्स लगा उसको इधर की तरफ, थोड़ा सा वो टर्न कर गया। उस केस में अगर उसका वेलोसिटी इधर की तरफ दिखा रहा था, अब जैसे ही वो थोड़ा सा फोर्स लगा, वो थोड़ा सा वेलोसिटी उसका इधर मूव कर गया, अब वेलोसिटी उसका डायरेक्शन इधर, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड अभी भी परपेंडिकुलर ऐसे किया, तो अभी वो क्या हो रहा है, फोर्स इधर की तरफ यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ईच एंड एवरी पॉइंट पे फोर्स जो है वो क्या है, उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट है, ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही इंटर करेगा उसको जो फोर्स मिलेगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसा केस कहाँ मिलता है, सर्कुलर मोशन में। आप क्या करते हो, जब हर पॉइंट पे आप चेक करोगे, तो मान लो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल है, तो उस पॉइंट पे अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन वेक्टर इधर होगा। अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, तो हम अगर चेक करें तो क्या करेंगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इधर, यानी कि और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही तो ये चीज होती है कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो डायरेक्शन वेक्टर वो ऐसे और फोर्स का डायरेक्शन ऐसे। तो वी और एफ और वी तो मेंटेन हो रहा है ना 90 डिग्री, और बी भी आपको खुद ही बोल रखा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आइदर इन द आउटवर्ड द प्लेन या इनसाइड द प्लेन, दो ही डायरेक्शन होगा। बात समझ आ रहा है ना। तो उस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही ये पॉसिबिलिटी मेंटेन हो पाएगी, ठीक है, इसलिए वो सर्कुलर मोशन को ही बनाता है, ठीक है ना। समझाने की ये बात है, ठीक है, कि ऐसा सर्कुलर मोशन में ये ईच एंड एवरी पॉइंट पे फोर्स बी एंड बी, फोर्स एंड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड बी आल्सो परपेंडिकुलर टू द फोर्स एंड वेलोसिटी इन दिस केस। या तो बी कैसा लोगे, इनसाइड द प्लेन या फिर आउट ऑफ द प्लेन, ऐसा ही ना हो। तो सर, तो ये तो बात हो गई कि क्यों ऐसा होता है, उसका एक्सप्लेनेशन बोला था। फिर उसने पूछा था कि डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द, तो आपको रेडियस निकालना है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर एम बी अपॉन में क्यू बी। और ये कैसे आता था, दो फोर्स बैलेंस होता था, एक होता था
mv²/r। ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है या सेंट्रीफ्यूगल, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। और ये फोर्स किसको बैलेंस करता था, QV क्रॉस B, QVB साइन 90 डिग्री, बिकॉज 90 डिग्री क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट वेक्टर है V और B परपेंडिकुलर टू B है, ठीक है। ये नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड ये एंटर कर रहा है। तो देखिए, तो थीटा जब ये 90 हो गया तो QVB हो गया, ठीक है। तो ये साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम बता रहे हैं कैसे आया ये, फिर से मान लो भूल ही गया आपको, दो फोर्स बैलेंस कर दो, ठीक है। एक मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, ठीक है ना, तो फोर्स मिलेगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये V से भी कट गया। अब यहाँ से हमको क्या R निकालना है, तो ये MV यही रहना, तो QB को नीचे ले जाओ, ठीक है। बात समझ आ गया। तो अब हमको क्या रखा, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना है तो बस आप वैल्यू पुट कर लो, R बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, ठीक है, 9.1 होता है, 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg, और वेलोसिटी दिया हुआ है उसकी 4.8 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर माइनस 19, ये खुद से पता होना चाहिए। और B कितना दिया हुआ है आपको 6.5 10 की पावर माइनस 4, टेस्ला में बदल दिया क्योंकि गॉस मैंने M का सिस्टम यूनिट टेस्ला है, ठीक है। तो आपको इसमें रेडियस पूछा था, बस काम खत्म, B का यूज हो गया, B का यूज हो गया, ठीक है, V का भी यूज हो गया, गॉस तो यूनिट हो गया। चलिए, इसके बाद से हम 11 क्वेश्चन मेरे हो गए और एक एग्जाम्पल 12 क्वेश्चन टोटल हो गया। अब इसके बाद से बाकी क्वेश्चन जो है इसके बाद वाले लेक्चर में कर लेंगे, और उसके बाद भी जरूरत पड़ेगी तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो सकता है, टाइम लगे, ठीक है। समझाने में थोड़ा टाइम लगता है इस चैप्टर के क्वेश्चन को, बिकॉज मैं हर बार क्वेश्चन के साथ डायरेक्शन के लिए आपको फॉर्मूला लिख के बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कभी ये गलती का होने का चांस ही नहीं है कि आपको डायरेक्शन निकालने में गलती हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।